हेलो बच्चों, आज हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, जहां से आप प्रीलिम्स में एटलीस्ट 3 4 5 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चंस हैं, जहां से बहुत ही फ्लैट और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दक्षिण चीन सागर का लोकेशन क्या है। अब ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी होंगे, वहां से लगभग 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये केवल रिलेटिवली फ्लैट क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनको आंसर देना भी आपके लिए बहुत आसान होता है, प्रोवाइडेड कि आप 2 3 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। पहला, चीज़ों को किसी संदर्भ में देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को किसी कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। अगर मान लिया आप चीज़ों को किसी संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, आपको कंटेक्स्ट नहीं पता है, तो आपके लिए फिर वो रटने की तरफ से हो जाएगा। बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या ज्योग्राफी के बुक से आता है, या लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमारे पास ज्योग्राफी का कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन टैकल करना सबसे आसान है। ये ज्योग्राफी के किसी बुक से नहीं आते हैं, इसके लिए ज्योग्राफी के किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा, वही बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट 99% ऑफ द टाइम अगर हिंदुस्तान के बाहर का लोकेशन पूछा जाता है, तो 100 में से 99 बारी आप नोटिस करेंगे कि वो किसी न किसी कारण की वजह से न्यूज़ में पूरे साल भर में रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रैंडमली आपसे कुछ पूछ लें। जैसे मेरे को आज भी याद है कि जब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला 2005 का, जिस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ था कि कोपा कवाना बीच कहाँ है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यह आई कि कोपा कवाना बीच का सिविल सर्विसेज एग्जाम में एज सच क्या लेना देना। मतलब कोपा कवाना बीच इस तरीके से तो बच्चों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो सारे बीचेस को याद रख पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट सारे बीचेस को देखिए याद नहीं रख सकता है। तो फिर ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्यों था। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये लॉजिक इसके पीछे ये था कि उस बीच पर 2005 में लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने कोपा कवाना बीच वाला। वो ब्राज़ील में एक बीच है। तो अब इसको आप ऐसे नहीं देख सकते हैं कि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी वाला बच्चा इसको सॉल्व करेगा। बेसिकली इसको कंटेक्स्ट में देखना है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्या लॉजिक है क्वेश्चन पीछे पूछे जाने के पीछे। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ लोकेशंस आपके साथ डिस्कस करें, जो लोकेशंस पूरे साल भर में न्यूज़ में रहा है। इस लोकेशन से रिलेटेड पीपीटीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां भी मेरे को ये लगता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन पीपीटीज में ऐड किए जा सकते हैं, तो मैं आपको समझाते समय उन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर दूंगा। जैसे जो पहला लोकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। न्यूज़ में क्यों रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दक्षिण चीन सागर का लोकेशन क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप कंटेक्स्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि लगातार फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में कथित उल्लंघन पर चीन के विरुद्ध 10 से ज़्यादा राजनयिक विरोध दर्ज करवाए। लगातार फिलीपींस विरोध दर्ज करवा रहा है, वियतनाम ने पास्ट में विरोध दर्ज करवाया है, मलेशिया ने विरोध दर्ज करवाया है, ब्रुनेई ने विरोध दर्ज करवाया है। तो बेसिकली ये विवाद है क्या, और क्यों लगातार चीन इतना आक्रामक रहता है दक्षिण चीन सागर को लेकर। दक्षिण चीन सागर का पहले आपको महत्व समझना होगा। आधुनिक समय में ये दुनिया की वन ऑफ द मेजर ट्रेड रूट में से एक है। आज के डेट में दुनिया के 3 मेजर ट्रेड रूट हैं, अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर। आपको जान के हैरानी होगी कि इन तीनों ट्रेड रूट से ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड का 70-80% बिजनेस होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंस है दक्षिण चीन सागर का। दूसरा, चीन ये क्लेम करता है कि ट्रेडिशनली पूरे दक्षिण चीन सागर पर हमारा नियंत्रण रहा है। अब ट्रेडिशनली में आप कहेंगे सर कितने साल पहले, देखिए ईयर किसी को नहीं पता है,
200 साल भी हो सकता है, 400 साल भी हो सकता है। चीन के पास जो मैप्स हैं वो लगभग 400 साल पुराने वाले मैप हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि उनके पास 400 साल पुराने मैप, 700 साल पुराने मैप और 1000 साल पुराने मैप भी हैं। क्यों उनके पास इतने पुराने मैप हैं? कि दक्षिण चीन सागर पर उनका नियंत्रण हुआ करता था, इससे संबंधित मानचित्र। क्योंकि चीन बड़ा ग्रेट सिविलाइजेशन रहा है प्राचीन काल में भी। इनफैक्ट सबसे पहले पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, गन पाउडर, मैरिनर कंपास, सारी चीज़ों का आविष्कार चीन में ही हुआ था। इसलिए उनकी लाइब्रेरी में आपको चीनी हिस्ट्री का 1000-2000 साल का लगभग सारा डेवलपमेंट उनकी लाइब्रेरीज में आपको मिल जाता है। वेल रिटन डॉक्यूमेंट है, वहाँ लिखा हुआ है दस्तावेज में। आप कहेंगे सर हिंदुस्तान के साथ भी तो ऐसी बात थी। ऐसी बात थी, लेकिन हमारे पास लिखित दस्तावेज नहीं है। जो हमारे दस्तावेज थे वो हमारे दस्तावेज खो चुके हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने कुछ साल पहले कहा कि 1000 साल पहले चोलास का डायरेक्ट रूल हुआ करता था सिंगापुर के ऊपर, लेकिन इस बेसिस पर आप सिंगापुर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सिंगापुर हमारा है और हम सिंगापुर लेकर रहेंगे। ये बेसिस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लेजिटिमेट मैप अब तक नहीं है। आगे अगर कोई मैप मिल जाए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज तक हमारे पास मैप नहीं है, अभी तक हमारे पास मैप नहीं है। चीन के पास पिछले 1000 साल का मैप है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई विवाद खड़ा होता है तो वो वेल रिटन डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि चीन सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। चीन सही है आप किस ग्राउंड पर कह सकते हैं? हिस्ट्री में कितना पीछे यू वांट टू गो बैक? 300 साल अगर आप कहेंगे मैं 300 साल पीछे जाना चाहता हूं, तो दूसरा ये कहेगा मैं 700 साल पीछे जाना चाहता हूं, तीसरा ये कहेगा मैं 3000 साल पीछे जाना चाहता हूं। तो हिस्ट्री में तुम कितने पीछे जाना चाहते हो, पॉइंट ये है। तो इसीलिए हिस्ट्री को दोबारा से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको। है क्या ये विवाद? ये बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद है कि दक्षिण चीन सागर, पहले ये समझिए कि है क्या। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विश्व व्यापार के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट में से, ट्रेड रूट में से एक है। हर साल लगभग $5 ट्रिलियन का व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर होता है। इस विवाद में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला चीन, दूसरा म्यांमार, चीन, वियतनाम, नॉट म्यांमार, चीन, वियतनाम, ब्रुनेई। चौथा कंट्रीज ऑफ मलय पेनिनसुला, मलेशिया और इंडोनेशिया भी इस विवाद में, और फिलीपींस इस विवाद में शामिल हैं। कुछ कुछ एरियाज पर सबके कंट्रोल, सबके क्लेम्स हैं उन एरियाज में। तो कौन कौन सी कंट्रीज इस विवाद में शामिल हैं? पहला मलेशिया, दूसरा ब्रुनेई, तीसरा चीन, चौथा वियतनाम, पांचवा फिलीपींस, और इंडोनेशिया के भी कुछ एरियाज में क्लेम है। क्यों क्लेम है? क्योंकि हिस्टोरिकली इन एरियाज को इन देशों ने कंट्रोल किया हुआ था, इन देशों का नियंत्रण उन क्षेत्रों में हुआ करता था। जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है कि पहला स्प्रेटले और पैरासेल द्वीप, जहां पर कन्फ्लिक्ट है लगातार दोनों देशों के बीच में, जहां लगातार चीन और बाकी सारे देशों के बीच में, स्प्रेटले और पैरासेल। दूसरा, इस पूरे एरिया में बहुत ह्यूज डिपॉजिट पेट्रोल और नेचुरल गैस का हाल के दिनों में मिला है। जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है कि लगभग 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है यहां पर, और लगभग 11 बिलियन प्राकृतिक तेल इस एरिया में है, और भविष्य में 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस होने की संभावना है इस पूरे के पूरे एरिया में। तो आर्थिक तौर पर भी एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सामरिक तौर पर भी ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सामरिक तौर पर ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रफली मैंने आपसे कहा कि लगभग $5 ट्रिलियन का ट्रेड इस पूरे एरिया से होकर पास होता है, और ये ऑटोमेटिकली एक इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। कोई भी एरिया जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है कि लगभग समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा इस एरिया से होकर गुजरता है। 3 ही मेन रूट हैं ट्रेड के, अटलांटिक है, हिंद महासागर है और दक्षिण चीन सागर है। 20% एरिया
यहां से होकर गुजरता है। आप कहेंगे चीन के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। चीन इस पूरे के पूरे एरिया को, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अलग अलग देशों के साथ उनके विवाद, यहां पर स्कारबोरो शॉल है, यहां पर पैरासेल है और यहां पर स्प्रिटले है, जिन देशों के साथ उनका, अलग अलग देशों के साथ उनका विवाद चल रहा है। आप कहेंगे कि सर भारत के लिए ये एरिया क्यों इतना महत्वपूर्ण है और चीन का क्या स्टैंड है इस पूरे के पूरे विवाद पर। 2008 में चीन ने दक्षिण चीन सागर को चीन का कोर नेशनल इंटरेस्ट बताया, मतलब चीन के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों में से एक राष्ट्रीय हित बताया। चीन के बाकी के राष्ट्रीय हित कौन कौन है? बाकी के राष्ट्रीय हित है, पहला तिब्बत, दूसरा सिंजियांग जिसको सिंकियांग भी कहते हैं, तीसरा ताइवान और चौथा दक्षिण चीन सागर। पहला दक्षिण चीन सागर, पहला तिब्बत, दूसरा सिंकियांग जिसको इंग्लिश में शिनजियांग भी बोलते हैं, तीसरा ताइवान और चौथा दक्षिण चीन सागर। चीन का ऐसा कहना है कि ये चारों कोर नेशनल इंटरेस्ट, जो चीन के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित हैं, चीन इन पर कोई समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चारों ही हित चीन के अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए इस पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता करना संभव नहीं होगा और इन राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु हम बल प्रयोग करने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये क्लियर कट कहा है कि हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं दक्षिण चीन सागर में अपनी स्थिति को बचाने के लिए। तो चाइना का स्टैंड क्लियर है। आप कहेंगे कि सर हिंदुस्तान का क्या स्टैंड है? अब जरा सोच के देखिए, हमारा 50% इंटरनेशनल ट्रेड दक्षिण चीन सागर से होकर पास होता है। आप कहेंगे तो क्या हो गया सर? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर देश अपनी सामरिक दुविधा का हल ढूंढने की कोशिश करता है। हर देश, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो चीन हो, हर देश की पहली कोशिश होती है कि किस तरीके से अपनी सामरिक दुविधाओं का हल ढूंढा जाए। तो यहां पर अगर हम सामरिक दुविधाओं का हल ढूंढने की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी सामरिक दुविधा क्या है? हमारा 50% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिण चीन सागर से होकर पास होता है और हम नहीं चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को एक चीनी क्षेत्र मान लिया जाए, ताकि हिंदुस्तान का 50% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमेशा पीएलए नेवी की दया पर हो। जो पीएलए नेवी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी, उसकी दया पर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा व्यापार हो। आप कहेंगे सर कैसे दया पर होगा? जब भी हिमालयाज में आपका चीन के साथ तनाव बढ़ेगा, वो हमारे शिप को दक्षिण चीन सागर में परेशान करना शुरू करेंगे। हमारा 50% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस एरिया से होता है। इसलिए हिंदुस्तान ये कहता है कि दक्षिण चीन सागर एक अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के हिसाब से ही फैसला लिया जाना चाहिए और कोई भी एक देश यहाँ पर यथास्थिति को चेंज करने की कोशिश न करे। और मैंने हम मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इस पूरे के पूरे एरिया में। इनफैक्ट चीन इस पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है और बाकी के देश थोड़े थोड़े एरियाज पर अपना दावा करते हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है। इसलिए हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन के पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए। जैसे हाल ही में हमने फिलीपींस को, जो मैंने यहाँ मेंशन किया भी है, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी दिया है। तो बेसिकली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देना ये बहुत ही सिंबॉलिक है कि हम ये चीन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और हिंदुस्तान भी इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हिंदुस्तान के हित भी इस पूरे के पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दूसरा एरिया, तो ये रहा दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर हमेशा इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एरिया है आगालेगा। ये आगालेगा द्वीप क्या है? इसी से रिलेटेड एक और द्वीप है, वो है सेशल्स में, उसको बोलते हैं अजम्पशन द्वीप। आगालेगा द्वीप है क्या? भारत सरकार आगालेगा द्वीप पर 10,000 फुट का रनवे और एक जेटी का निर्माण किया है। यह द्वीप मॉरिशस के मुख्य द्वीप से 1100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। आप कहेंगे कि सर क्या सिग्निफिकेंस है आगालेगा द्वीप का हमारे लिए? हम पूरे हिंद महासागर में चीन की मोतियों की माला रणनीति का सामना करने के लिए, मोतियों की माला रणनीति के अंतर्गत चीन ने कई सारे
वाणिज्यिक और सैन्य सुविधाओं का विकास किया है पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, जैसे कि चिटगांव बंदरगाह, दूसरा श्रीलंका में हम्बनतोता बंदरगाह, तीसरा मालदीव में बंदरगाह, चौथा पोर्ट सुडान, पांचवा जिबाउटी, छठवा ग्वादर। और अभी वो एक पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जो आपको याद होगा मैंने किसी दूसरे वीडियो में मैंने मेंशन किया है उस चीज़ के बारे में, जब मैं भारत और चीन आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और दूसरा वो जैस्क पोर्ट बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि किस तरीके से इस मोतियों का माला रणनीति का सामना किया जाए। तो हिंदुस्तान का बहुत ही क्लियर कट इस एरिया में अप्रोच है कि चीन की तरह से हम भी पूरे हिंद महासागर में सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं का एक जाल बनाने की कोशिश करेंगे, एक जाल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि आगालेगा द्वीप, जो मॉरिशस हमारा फ्रेंड है, और मॉरिशस ने हिंदुस्तान को आगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दी है। यह मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। आगालेगा के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि यह इंडियन ओशियन में स्थित मॉरिशस के स्वामित्व वाला एक छोटा सा द्वीप है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हिंद महासागर में जगह जगह हमारी उपस्थिति बढ़ेगी। इसी से रिलेटेड एक अजम्पशन आइलैंड है सेशल्स में, जो लगातार चर्चा में रहा है। आप इस अजम्पशन आइलैंड को भी जाकर के देख सकते हैं। अगर कोई भी लोकेशन आपको देखना हो, आप उस लोकेशन को गूगल में सर्च करेंगे और उस लोकेशन से संबंधित सारी जानकारियां आ जाएगी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बेसिकली वो मैच द फॉलोइंग से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं, या तो 2-3 ऑप्शन दिए होते हैं और जगह को उन्होंने बताया होता है कि इसमें से कौन एक जो पेयर है वो सही पेयर है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है आगालेगा आइलैंड, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप जा करके देख सकते हैं आगालेगा आइलैंड को। और यहाँ पर एक दूसरा आइलैंड है, वो है अजम्पशन आइलैंड। अजम्पशन को भी, इसका लोकेशन भी आप देख लेंगे। अजम्पशन आइलैंड ध्यान रखेंगे सेशल्स में है, आगालेगा आइलैंड मॉरिशस में है, अजम्पशन सेशल्स में है। तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुरु वैली करगिल में। ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि माउंट कुन पीक, ये जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और नन कुन का एक अभिन्न अंग है, जो एक जुड़वा शिखर पर्वत है और 4 किलोमीटर के ऊंचे बर्फीले पठार से एक दूसरे से अलग होता है। इसको बेसिकली ये याद कर लीजिएगा कि इसको सुरु वैली भी बोलते हैं, सुरु वैली भी बोलते हैं। ये रिसेंटली न्यूज में था। चौथा साक्टेंग। साक्टेंग क्यों न्यूज में था? साक्टेंग पिछले 4 साल से लगातार न्यूज में है। इनफैक्ट अभी जब मैं करंट अफेयर्स के लिए बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने साक्टेंग के बारे में वहां चर्चा की थी। साक्टेंग इसलिए है कि इसलिए न्यूज में है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को चाइना ने फंडिंग करने से रोक दिया था इस साक्टेंग रीजन को, जो साक्टेंग में इस पर चाइना अपना दावा बता रहा है। यह पर्टिकुलर एक वन्य जीव अभयारण्य है पूरा का पूरा। इस एरिया में यूनाइटेड नेशंस फंडिंग देने की बात कर रहा था और चीन ने कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है। आपको क्या जानने की जरूरत है साक्टेंग से रिलेटेड? बेसिकली लोकेशन देख लीजिए साक्टेंग का, कि साक्टेंग का लोकेशन कहाँ है। साक्टेंग का लोकेशन भूटान में स्थित है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो ग्लोबल फंडिंग की कमेटी है वो साक्टेंग को फंड कर रही थी, उसको वित्त पोषित कर रही थी, लेकिन चाइना ने कहा कि ये हमारा एरिया है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने चाइना के इस क्लेम को मानने से मना कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि साक्टेंग भूटान और चाइना के बॉर्डर के बारे में ब्रीफली मेंशन किया है कि भूटान और चाइना के बीच में सीमा विवाद है और दोनों के बीच में सीमा विवादों के को हल करने की शुरुआत, बातचीत की शुरुआत 1984 से हुई थी, 1984 से हुई थी और 2016 तक ये बातचीत चली। अब तक 14 राउंड ऑफ टॉक हो चुका है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों इन बातों का समाधान, इस बातचीत का समाधान अब तक नहीं निकला है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जिन एरियाज पर विवाद है चीन और भूटान के बीच में, उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं
जो चीन चाहता है, और उन क्षेत्रों को पा लेने के बाद चीन की मारक क्षमता हिंदुस्तान के सिलीगुड़ी गलियारे के संदर्भ में काफी बढ़ जाएगी। और वॉर के कंडीशन में अगर चीन को भूटान से वो क्षेत्र मिल जाते हैं तो भूटान भारत के सिलीगुड़ी गलियारे को हेवी आर्टिलरी फायरिंग के द्वारा शेष भारत से काट देंगे और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से काटा जा सकता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सामरिक दुविधा क्या है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सामरिक दुविधा यह है कि हमारा चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी गलियारा पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ता है। अगर इस रास्ते को काट दिया जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदुस्तान से कट जाएगा, लैंड के रास्ते से हिंदुस्तान से कट जाएगा। चीन ये चाहता है कि किसी तरीके से बातचीत का समाधान निकले भूटान के साथ, और हमें कुछ वो चोटियां भी मिल जाए जहां से हम आर्टिलरी फायरिंग के द्वारा, जो चीन की मारक क्षमता को बहुत बढ़ा देगा, और चीन अगर चाहे तो आर्टिलरी फायरिंग के द्वारा सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक गलियारे को शेष भारत से काटा जा सकता है। और एक बारी अगर आपने सिलीगुड़ी गलियारे को काट दिया तो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को हिंदुस्तान से दूर किया जा सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये हमारी सबसे बड़ी सामरिक दुविधा भी है। इसीलिए भूटान जब भी बातचीत करता है सीमा विवादों को सुलझाने के लिए तो भारत वहां वीटो करता है, और भूटान ने बार बार हिंदुस्तान से कहा है कि किसी भी समझौते से पहले भारत के सामरिक हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सो ये है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि साक्टेंग सेंचुरी इज सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विथ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक स्थित है और चाइना ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो यूएनडीपी करती है, वो साक्टेंग को फंडिंग करना चाहती थी। जो मैंने अभी आपसे कहा कि यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग को, बेसिकली यूएनडीपी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत फंडिंग करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए और वहाँ पर, या बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए। जब उसने फंडिंग करनी चाहिए तो चाइना ने कहा कि ये एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने चीन के इस क्लेम को नहीं माना है। चीन और भूटान दोनों ही, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 699 किलोमीटर की बाउंड्री, चीन और भूटान एक दूसरे के साथ लगभग 687 किलोमीटर और हिंदुस्तान के साथ 699 किलोमीटर की बाउंड्री भूटान साझा करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट न्यूज़ में क्यों था? अगर आपको याद हो तो इस पूरे साल में ताइवान स्ट्रेट न्यूज़ में रहा है क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी वो ताइवान विजिट पर पहुंची थी, और उसके बाद आपको याद होगा कि चीन ने सैन्य अभ्यास करना शुरू किया, और वो लाइव वायर सैन्य अभ्यास था कि जिसमें कि ताइवान के ऊपर से, इस पूरे एरिया के ऊपर से उन्होंने, यहाँ पर उनकी फोर्सेस खड़ी थी और उन्होंने ताइवान के ऊपर से मिसाइल्स फेंके हैं, जो ताइवान की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप कहेंगे क्या वो ताइवान को आसानी से कब्जा कर सकते हैं? आसानी से तो बहुत मुश्किल है। रूस ने भी यही सोचा था कि वो यूक्रेन को आसानी से कब्जा कर लेगा। उसने इस पूरे युद्ध को युद्ध का नाम भी नहीं दिया, उसने कहा कि स्पेशल विशेष सैन्य अभियान है। हालत ये हो गई कि रूसियों को भागना पड़ रहा है कई एरियाज से। क्यों? क्योंकि आज के समय में अगर वेस्टर्न कंट्रीज आपको शानदार वेपन्स देंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा किसी एरिया को इतनी आसानी से भेदना। अब यहाँ इनके लिए अगर ताइवान को भेदना है, ये चारों तरफ से मान लिया घेर लेते हैं, आपके दिमाग में ये बात आएगी, तो क्या ये ताइवान को आसानी से कब्जा कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, आसानी से कब्जा नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं आसानी से कब्जा कर पाओगे? उसके पीछे लॉजिक है। इसलिए आसानी से कब्जा नहीं कर पाओगे इस पूरे के पूरे एरिया को कि लॉजिक ये है, इस पूरे एरिया को उन्होंने लगभग किलेबंदी की हुई है इस पूरे के पूरे एरिया में, जहां ऐसा बताते हैं कि अंडर वाटर आजकल ड्रोन्स आ रहे हैं, जो अंडर वाटर ड्रोन्स की वजह से आपके बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबोने की उसमें हिम्मत है। तो इतना आसान नहीं है कि वो ताइवान को इतनी आसानी से कैप्चर कर लेंगे। ताइवान स्ट्रेट है क्या? ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान को अलग करता है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि चीन और अमेरिका के बीच इस एरिया में भारी तनाव बना हुआ है।
ताइवान जलडमरू मध्य, ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करने वाली 180 किलोमीटर चौड़ी जलडमरू मध्य है। इसे फॉर्मोसा जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। फॉर्मोसा के पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री समझिए। 1949 में गृह युद्ध समाप्त हुआ चीन में। चीन में गृह युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था लोकतांत्रिक ताकतों के बीच और कम्युनिस्टों के बीच। 1900 लोकतांत्रिक ताकतों को नेतृत्व का काम मुझे लगता है आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, कुमिंटांग, मैं भूल रहा हूँ नाम एग्जैक्टली नाम क्या था। और चीन को सपोर्ट करने का काम माओ का था। और जब फॉर्मोसा आइलैंड, जब पहले ताइवान को फॉर्मोसा आइलैंड कहा जाता था, तो जब फॉर्मोसा आइलैंड पर ताइवान बना, वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार आई, तो उस कंडीशन में हिस्ट्री है, इसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, केवल लिंक करने के लिए आपको समझ आएगा कि ताइवान को उस समय फॉर्मोसा आइलैंड बोलते थे। तो इस ताइवान जलडमरू मध्य को फॉर्मोसा जलडमरू मध्य भी बोलते हैं। उसके बाद जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई ताइवान में, लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो गया और इधर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तब से चीन ये मानता रहा है कि ताइवान एक भगोड़ा राज्य है। और वो ये कहता है कि अगर ताइवान अपनी स्वतंत्रता घोषित करता है तो हम ताइवान पर आक्रमण कर देंगे और ताइवान को हम कैप्चर कर लेंगे। आज के डेट में टेंशन का सबसे बड़ा कारण यही है। इस चीज़ पर लगातार अगले 50 साल तक आपको टेंशन देखने को मिलेगा। क्यों टेंशन देखने को मिलेगा? क्योंकि आज के डेट में मॉडर्न टाइम की जो लाइफ लाइन होती है ना, वो होती है चिप। आप अभी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, क्यों? क्योंकि चिप का इस्तेमाल हो रहा है। इस पेन में चिप का इस्तेमाल है, इस स्मार्ट बोर्ड में चिप का इस्तेमाल है, सारे कंप्यूटर्स में चिप का इस्तेमाल है। जिंदगी में आप जो कुछ भी यूज करते हैं उसमें चिप का इस्तेमाल है। दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री ताइवान में है। ताइवान में एक कंपनी है जिसका नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के टोटल चिप का 60%, 63%, 60 से 63 के बीच में उत्पादन TSMC अकेले करती है। आज के डेट में उसको दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर TSMC चाहे तो पूरी दुनिया बंद हो सकती है। तो दुनिया के लिए सबसे बड़े चिंता का कारण है कि कल को अगर चीन और ताइवान के बीच में लड़ाई होती है तो ये संभव है कि चिप की शॉर्टेज पूरी दुनिया में हो जाएगी और पूरी दुनिया लगभग ठहर सी जाएगी। इसलिए हर देश इंक्लूडिंग इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि उसके अपने देश में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं ब्रीफली सारे टॉपिक्स को टच कर रहा हूं कि प्रीलिम्स में आपसे इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में आपसे ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है कि 1949 में दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो लोकतांत्रिक ताकतों को कौन हेड कर रहे थे और कम्युनिस्टों को कौन हेड कर रहे थे। इतने डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है। इनफैक्ट ये बहुत ही हिस्ट्री का पार्ट है और हमारी कंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाती है, जो ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगा, या वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई फॉर्मोसा जलडमरू मध्य किसको कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने यहाँ मेंशन किया है पापुआ न्यू गिनी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, केवल ये लोकेशन आप याद रखिएगा, पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर और उसके ग्रुप को कैप्चर कर लिया था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। आप केवल ये लोकेशन याद रखिएगा कि पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास है। पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया के पास का एक आइलैंड है। ये लोकेशन केवल आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सो नेक्स्ट, न्यू कैलेडोनिया, ये फ्रांस में है और ये इंडो पैसिफिक में है, जहाँ पर हाल ही में न्यू कैलेडोनिया में इंडो पैसिफिक तैनाती के दौरान 3 फ्रांसीसी राफेल जेट भारत में रुके। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ क्या है कि न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह और फ्रांस का विशेष समूह है। स्वदेशी जनसंख्या यहाँ लगभग 39% है और 27% यूरोपीय लोग हैं और बाकी मिश्रित विरासत है। और इसकी खोज 1774 में
जेम्स कुक ने की थी। आप कहेंगे सर क्या इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है? मुश्किल है कि इतने डिटेल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि न्यू कैलेडोनिया का लोकेशन क्या है। बेसिकली आपको लोकेशन ये पता होना चाहिए न्यू कैलेडोनिया का। तो ध्यान में रखिएगा, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के एक टेरिटरी है। सो न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और फ्रांस का विशेष समूह है। कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं दुनिया में जहां आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी वेस्टर्न कंट्रीज का, पाश्चात्य देशों का शासन है वहां पर। जैसे कि फॉकलैंड आइलैंड, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में विवाद है। 1982 में दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था जिसमें हजारों हजार अर्जेंटीनियन सैनिकों की जान गई थी और आज भी उस चीज़ पर, उस पर्टिकुलर द्वीप पर विवाद चल रहा है। तो आज भी दुनिया में ऐसी जगह हैं। बेसिकली उसका लोकेशन याद रखिए कि उसका लोकेशन क्या है, तो आपका काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। पंजशीर वैली, लास्ट ईयर न्यूज़ में था पंजशीर घाटी। क्यों न्यूज़ में था पंजशीर घाटी? इनफैक्ट पंजशीर घाटी न्यूज़ में 2021 में सबसे ज़्यादा था, जब तालिबान ने, अमेरिका ने यह घोषणा की कि हम 31 अगस्त को बाहर आ रहे हैं अफगानिस्तान से। तो उन्होंने लगभग 16 अगस्त तक काबुल को लगभग कैप्चर कर लिया था। उसके बाद एक एरिया था पंजशीर घाटी का जिसको वो कैप्चर नहीं कर पाए थे और बाद में तालिबान की फोर्सेस ने जा करके और उसको कैप्चर करने की कोशिश की थी। उस समय वहाँ लड़ाई कर रहा था अफगानिस्तान का पुराना जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था अमरुल्लाह सलेह। तो पंजशीर घाटी न्यूज़ में क्यों था? पंजशीर घाटी इसी वजह से न्यूज़ में था कि इसको नियंत्रित करने के लिए संघर्ष हुआ था और ये अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है। आपको जान के हैरानी होगी कि कोल्ड वॉर के समय, कोल्ड वॉर के बाद तालिबान उस समय भी पंजशीर घाटी को कैप्चर नहीं कर पाए थे। ये पहली बार ही हुआ है कि जब उन्होंने पंजशीर घाटी को कैप्चर किया है। और पंजशीर घाटी काबुल से 150 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यह घाटी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास है और यह पंजशीर नदी से विभाजित है। जहां यह पंजशीर नदी से विभाजित है और उत्तर में पंजशीर पहाड़ों और दक्षिण में कुहेस्तान पहाड़ों से घिरी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक सी। ब्लैक सी क्यों न्यूज में है? ब्लैक सी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी जगह है। सारे रशिया यूक्रेन वॉर की जगह, वॉर का एक बहुत बड़ा कारण ब्लैक सी है। क्यों ब्लैक सी है? क्योंकि 2014 में रशिया ने, क्राइमिया एक प्रांत था यूक्रेन का जिसको कब्जा कर लिया था और जिसके बाद रूस पर सैंक्शंस भी लगे थे। ये जो घटना है 2013 की है। उसके बाद रूस पर सैंक्शंस भी लगे थे। तो क्या कारण है कि रूस पर सैंक्शंस लगे थे? बेसिकली अगर आप रूस का लोकेशन देखते हैं ना, तो रूस का लोकेशन देखकर आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि रूस के पास बाहरी विश्व के साथ कांटेक्ट का कोई रास्ता नहीं है। रूस का उत्तरी भाग पूरी तरीके से साल में 12 के 12 महीने वो फ्रीज रहता है। रूस के पास बाहरी विश्व के पास जाने का, बाहरी विश्व से में अपना सामान पहुंचाने का एक ही रास्ता है और वो ब्लैक सी से होकर जाता है। ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट से कनेक्टेड है और बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से कनेक्टेड है। यही एक रास्ता है जो रूस के पास है। सारी रशिया यूक्रेन वॉर में ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्लैक सी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। रशिया को ये डर था अगर इसने नाटो ज्वाइन कर लिया तो फ्यूचर में हमारे लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएगी। फ्यूचर में हमें तो एक्सेस ही नहीं मिलेगा ब्लैक सी तक का, या जानबूझ के ब्लैक सी में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया जा सकता है। इसीलिए वो अपने पूरे रूट को श्योर करके रखना चाहते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि चीन की अपनी सामरिक दुविधाएं हैं, भारत की अपनी सामरिक दुविधाएं हैं और रूस की अपनी सामरिक दुविधाएं हैं। वो रूस की ये सबसे बड़ी सामरिक दुविधा है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर नियमित रूप से समाचारों में रहता है। ये है क्या? सो ब्लैक सी, काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है और यह कर्च जलडमरू मध्य
तथा अजोब सागर से जुड़ा हुआ है। यह ध्यान में रखिएगा, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च और सी ऑफ अजोब से कनेक्टेड है। स्ट्रेट ऑफ कर्च और सी ऑफ अजोब से कनेक्टेड है ब्लैक सी। यह क्रमशः दक्षिण पूर्व उत्तर में पोंटिक, काकेशस तथा क्रीमियन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये इतने डिटेल में पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये याद रखिए कि यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है तथा यह कर्च जल डमरू मध्य द्वारा अजोब सागर से जुड़ा हुआ है। यह तुर्की जल डमरू मध्य प्रणाली, दार्डेनल्स, बॉस्फोरस और मारमारा सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र बनाती है। काला सागर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ब्लैक सी का बाउंड्री किसके किसके साथ लगता है। ब्लैक सी पूरे साल भर में न्यूज में रहा है। 2022 में ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट याद रखेंगे। रूस, यूक्रेन तो है ही, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, इन सारे देशों की सीमाएं काला सागर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो इससे रिलेटेड दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। काला सागर पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। यह कर्च जल डमरू मध्य द्वारा अजोब सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर के सीमावर्ती क्षेत्र है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जैसे ओमान की खाड़ी। अब यहाँ ओमान की खाड़ी में हिंदुस्तान को भी ओमान में एक पोर्ट मिला है, उसको बोलते हैं दुक्म पोर्ट। वो एक सैन्य सुविधा है, एक मिलिट्री फैसिलिटी वहाँ हिंदुस्तान बना रहा है, उसको बोलते हैं दुक्म पोर्ट, DUQM, दुक्म। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पिछले साल में ब्रिटिश रॉयल नेवी पोत ने इस साल की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में ईरानी मिसाइलों के एक परिष्कृत शिपमेंट को जब्त किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कंटेक्स्ट के लिए ज़रूरी है कि ब्रिटिश शिप ने ईरानियन पोर्ट को, ईरानियन शिप को जब्त किया था। लेकिन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएगा? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसे इंफॉर्मेशन वो नहीं पूछते। तो वो क्या पूछेंगे, उसके बैकग्राउंड में जा करके क्वेश्चन पूछते हैं ओमान की खाड़ी से संबंधित। जैसे ओमान की खाड़ी अरब सागर की उत्तरी पश्चिमी शाखा है। यह हॉर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी से जुड़ता है और यह केप अल अहद और पाकिस्तान ईरान सीमा के ग्वादर खाड़ी के बीच में 320 किलोमीटर चौड़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 30% तेल क्रॉस होता है। वो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको ईरान कंट्रोल करता है, उसको ईरान कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एरिया है नगोर्नो काराबाख। ये लगातार न्यूज में रहा है, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई की वजह से। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या जानना है, जो दुनिया की कन्फ्लिक्ट जोन है उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन रखिए। जैसे नगोर्नो काराबाख लगातार न्यूज में रहा है, हिंदुस्तान ने आर्मेनिया को हथियार भी दिए हैं फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि नगोर्नो काराबाख, इसमें ये एक क्षेत्र है जिसमें अजरबैजान, ये ध्यान में रखिएगा, और आर्मेनिया के बीच में फाइट है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में फाइट है। आप कहेंगे कि सर क्या वहाँ के समाज के बारे में नहीं हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब रहती है, कौन से लोग रहते हैं? जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से आप रटने की कोशिश करेंगे ना तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, फिर आप उनके बारे में ही पढ़ते रह जाएंगे और इंडिया के बारे में आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 में से 1% चांस है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उस 1% की प्रोबेबिलिटी पर मैं अपने 99% को खराब नहीं करूंगा ना। मैं फोकस 99% चीज़ों को करूंगा जहां से पास होने की संभावनाएं हैं। 1% वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आ भी सकता है पेपर में, नहीं भी आ सकता है, छोड़ दीजिए, उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया कि ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट है। ये न्यूज़ में दूसरा इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान ने आर्मेनिया को हथियार दिए थे। पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट
फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फ्रांस के उत्तरी तट पर ब्रिटनी क्षेत्र में पेनफिल नदी के दोनों ओर दो पहाड़ियों पर यह स्थित है। कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका? सिंपल कॉन्टेक्स्ट था कि वहाँ मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें हिंदुस्तान से यहाँ कनेक्टेड थी। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि भारत ब्रेस्ट में सी-टेक वीक 2022 के लिए विशेष रूप से प्रदर्शित देश था। आपको केवल ये जान लेना है कि पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट है कहाँ, दैट्स इट। अगर इन्फॉर्मेशन कोई आपसे पूछे तो पेपर में मैच द फॉलोइंग में इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर देखा हो तो आप रियलाइज करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। दारफर कहाँ है? दारफर सूडान में। क्वेश्चन पूछा हुआ है स्वैट वैली कहाँ है? केवल मैच द फॉलोइंग में। दारफर सूडान, स्वैट वैली, पाकिस्तान। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन्होंने। कास्पियन सी या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अजोब सी, ब्लैक सी और मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछे हुए हैं। वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट कहाँ है मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे कि आप मैच कर दीजिए क्या सही ऑप्शन आपने मैच किया है। टिग्रे ये न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ में क्यों रहा है? इथियोपिया में एक रीजन है टिग्रे। इथियोपिया में इनफैक्ट 6-7 रीजन है जिसमें से एक रीजन है टिग्रे। इथियोपियन सरकार और टिग्रे के विद्रोहियों के बीच लगातार लड़ाई चलती रही है और ये आज की लड़ाई नहीं है, 1994 से लगातार युद्ध चलता रहा है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि लगातार वहां पर कन्फ्लिक्ट हुआ था और खून खराबा हुआ था जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों लोगों की जानें गई थी। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि टिग्रे रीजन कहाँ है? तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है टाइग्रे क्षेत्र। आधिकारिक तौर पर टाइग्रे नेशनल रीजनल स्टेट इथियोपिया का उत्तरी क्षेत्रीय राज्य है और यहाँ कौन रिलीजन रहता है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल ये जान लीजिएगा कि ये इथियोपिया का एक क्षेत्र है। नॉर्मली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या उससे रिलेटेड किसी एक रीजन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो आपसे। सिंपल, ये डिटेल में नहीं पूछते हैं कि वहाँ का रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, कैसी सरकार है, ये सब डिटेल में नहीं आता है। उसके बाद माली लगातार न्यूज़ में रहा है, आज से नहीं 1990 के दशक से। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि माली में नागरिक प्रशासन पूरी तरीके से एक समय 1990 के दशक में ख़त्म हो चुका था और बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सिविल वॉर का सिचुएशन भी था। अफ्रीकन यूनियन के एफर्ट्स की वजह से, अफ्रीकी संघ के प्रयासों के कारण माली में राजनीतिक स्थिरता आई। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि दोबारा से माली में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो हाल ही में अफ्रीकी संघ ने घोषणा की है कि अफ्रीकी संघ का ध्यान में रखिएगा जो हेडक्वार्टर है, इस पर एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है अफ्रीकन यूनियन पर, वो 3 घंटे का ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियोज़ है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और बाकी वीडियोज़ पर। वो वीडियोज़ एक बार देख लेंगे, उसमें बहुत सारे डिटेल में मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ये बात याद में रखिएगा कि यूट्यूब में वीडियो डालने का ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी ख़राब होगी या यूं ही वीडियो डाला जा रहा है। यूट्यूब पर भी हम पूरी क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कतई ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि यूं ही वीडियो डाल दिया जाए। हर वीडियो अगर आप नोटिस करेंगे ना तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें रियल कंटेंट दिखेगा, गोल्ड। कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि उन वीडियोस में टाइम पास करने की कोशिश की गई है। हर वीडियो में आपको रियल कंटेंट दिखेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कंटेंट है। तो जो भी वीडियोस वहाँ हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, एक बारी देखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि हाल ही में अफ्रीकी संघ ने यह घोषणा की है कि इथियोपिया में शिखर सम्मेलन के बाद बुर्किना फासो, माली, गिनी और सूडान पैन अफ्रीकी संगठन से निलंबित रहेंगे। माली, गिनी और सूडान को 2021 में निलंबित कर दिया गया था। सेना में सत्ता आने के 1 साल बाद बुर्किना फासो को निलंबित कर दिया गया। माली, ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है और बहुत गरीबी है इस पर्टिकुलर एरिया में और इसका अधिकांश हिस्सा दक्षिणी सहारा रेगिस्तान में स्थित है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, ये सब ऐसे एरियाज है कि जहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कौन से वर्ल्ड में आ गया हूँ। जिन लोगों ने भी अफ्रीका टूर किया है वो बताते हैं कि
वो हिंदुस्तान के बैकवर्ड एरिया से भी 50 साल पीछे है वो सब एरियाज, ऐसे कंडीशंस हैं वहाँ पे। तो उसके बाद इस्वाटिनी, ये एक बारी खुद से देख लीजिएगा, ये सिंपल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, लोकेशन है। देन त्रिपोली, त्रिपोली इंपॉर्टेंट क्या है? त्रिपोली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीबिया न्यूज़ में था कि लीबिया में सरकार ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया। एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और सरकार ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया, और जिसकी वजह से लगातार वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है। यह भूमध्य सागरीय तट के साथ रेगिस्तान के किनारे पर लीबिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दैट्स इट, इतना इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए। पेपर में अगर वो आएगा तो इतना ही पूछेंगे। त्रिपोली, मैच द फॉलोइंग। त्रिपोली लीबिया की कैपिटल है। जैसे डारफर पूछा था, सूडान से रिलेटेड है, त्रिपोली लीबिया से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ सिविल वॉर का कंडीशन दोबारा से इमर्ज हो गया है। 2012 में ओबामा प्रशासन ने अटैक किया था त्रिपोली पर, लीबिया पर, और कर्नल गद्दाफी को अपदस्थ किया गया। उसके बाद से ही लीबिया की इतनी बुरी हालत है। तो इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि यह लीबिया की राजधानी है, भूमध्य सागरीय तट के साथ रेगिस्तान के किनारे पर लीबिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है ट्रिपोली। देन दारफर क्षेत्र, जैसा मैंने आपसे बताया कि ये सूडान का एरिया है दारफर, और लगातार यहाँ कन्फ्लिक्ट चलता है। सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, डारफर सूडान। अब ये रीजन लगातार न्यूज में था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था डारफर और सूडान से रिलेटेड। तो डारफर यह सूडान का एरिया है, सूडान का एरिया है, पश्चिमी सूडान का एक क्षेत्र है। उसके बाद का जो इंफॉर्मेशन है ना, ये आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए केवल जान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इसका एज सच कोई रोल होता नहीं है प्रीलिम्स के एग्जाम में। और नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए आगे हमेशा चर्चा में बना रहेगा। क्यों इंडोनेशिया चर्चा में बना रहेगा? क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन में से एक इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया के पास इतने प्राकृतिक संसाधन है कि जितने आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं इंडोनेशिया में सब कुछ है। जितना शानदार लोकेशन है इंडोनेशिया का, वो अपने आप में एक बड़ी अमेजिंग सी जगह है। इंडोनेशिया क्यों न्यूज़ में है? तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग के अनुरूप एक भारतीय नौसेना किलो वर्ग की प्रारंभिक पनडुब्बी INS सिंधु केसरी पहली बार जकार्ता इंडोनेशिया में जाकर के रुकी। अब यहाँ एक और चीज़ है, इंडोनेशिया में भारत एक पोर्ट बना रहा है। उस पोर्ट का नाम है, याद रखिएगा, सबांग पोर्ट, जो भारत इंडोनेशिया में डेवलप कर रहा है। आप मेरे से ये कहेंगे कि सर सबांग भारत इंडोनेशिया में डेवलप कर रहा है, क्या चीन से कोई इससे दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। फिर इंडोनेशिया हमको क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि चीन से वो भी परेशान है, इसीलिए इंडोनेशिया हमें अलाउ कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में उनके भी विवाद चल रहे हैं, इसीलिए इंडोनेशिया लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंडोनेशिया में हिंदुस्तान की उपस्थिति लगातार बढ़े। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। जो इंडोनेशिया का स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, मलाक्का जल डमरू मध्य, ये कनेक्ट करता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। इंडोनेशिया ने जकार्ता से अपनी राजधानी को हटाकर नूसंतारा, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, इंडोनेशिया ने जकार्ता डूब रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जकार्ता लगातार डूब रहा है, जिसकी वजह से जंगलों से घिरे बोर्नियो द्वीप नूसंतारा पर 2000 किलोमीटर दूर है जकार्ता में से, वहां पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया है। और ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, 17,000 से अधिक द्वीपों वाला देश है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मैंने मेंशन किया है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि महिला की हत्या हुई थी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वींसलैंड है कहाँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर कोई लोकेशन न्यूज़ में रहा है तो पेपर में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, इतनी बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर मेंशन मैंने किया है कि क्वींसलैंड पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक राज्य है और ऑस्ट्रेलियाई राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।
और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। ये ध्यान में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है, ये क्वींसलैंड में ही स्थित है, इसलिए क्वींसलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आपको क्वींसलैंड के बारे में पता होना चाहिए कुछ इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक है टोकारा आइलैंड। जो टोकारा आइलैंड भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण देखा जाता है। टोकारा आइलैंड, ये एक बार ही देख लीजिएगा, टोकारा आइलैंड। और ये रहा लोकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सारे लोकेशंस तो नहीं कवर किए जा सकते हैं पूरे साल भर में, फिर वो 300-400 से ज़्यादा लोकेशन हो जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस मुझे दिखे, वो हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।